morning student. Today we are going to study continuation of chapter number 1, concept of economics and significance of statistic in economy. हमने अपने पिछले क्लासेस में कुछ टॉपिक कवर किया है जिस पे कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी, नेचर ऑफ इकोनॉमी इन द टर्म्स ऑफ plural and singular sense, as well as features and statistical tool. Today we are continuing it with the scope of statistic. जो next topic है आपका is scope of statistic. जो स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक है इसमें आपको 3 टॉपिक कवर करना है. फर्स्ट है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक, नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक एंड लास्ट है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक. ये तीनों कॉन्सेप्ट मिला के आपका बनता है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक. 1 बाय 1 इस पे डील करते हैं. सबसे पहला है आपका नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक. मीन्स अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टैटिस्टिक का नेचर क्या है, बेसिकली देयर आर 2 नेचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक. पहला है स्टैटिस्टिक इज अ साइंस एंड सेकंड वन इज स्टैटिस्टिक इज एन आर्ट. यहाँ पर से नाम से ही बता रहे हैं कि स्टैटिस्टिक एक साइंस है एज वेल एज स्टैटिस्टिक एक आर्ट है. वो कैसे? साइंस मतलब क्या होता है? कोई भी टर्म को हम साइंस जब बोलेंगे जब उसका एक फंडामेंटल प्रिंसिपल रहेगा, उसके बहुत सारे टर्म्स रहेंगे रिलेटेड टू फंडामेंटल प्रिंसिपल, उसका डूज डोंट्स रहेगा. इसमें क्या होता है? स्टैटिस्टिक इज अ साइंस. इसके अंदर इट इज़ बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल. मीन्स एक प्रिंसिपल बेस्ड रहेगा, थ्योरी बेस्ड रहेगा. स्टडीज न्यूमेरिकल डाटा इन साइंटिफिक और सिस्टमैटिक मैनर. यहाँ पर साइंस स्टैटिस्टिक को क्यों बोला गया है? क्योंकि हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल डाटा पढ़ना है इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक, विच शुड बी इन साइंटिफिक मैनर एंड इन अ सिस्टमैटिक मैनर. नेक्स्ट बोला गया है स्टैटिस्टिक इज अ आर्ट, इज एन आर्ट. इसमें क्या होगा? आर्ट कैसा कहलाएगा? जब उस पर क्रिएटिविटी रहेगी, हम प्रैक्टिस से उसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो वो कोई भी सब्जेक्ट एक आर्ट कहलाएगा. यहाँ पर स्टैटिस्टिक आर्ट कैसे कहलाएगा? क्योंकि एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, उसे हमने सॉल्व किया एक सिंपल वे में, ठीक है, तो वो कुछ नहीं कहलाएगा. बट अगर हम उस पर अपने तरीके से उसका प्रेजेंटेशन और इफेक्टिव बनाते हैं, हम लगातार उसको स्टडी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है. एज वेल एज उस पर क्रिएटिविटी डालते हैं, एक प्रैक्टिस लगातार चलते रहता है, इसलिए ये स्टैटिस्टिक भी एक आर्ट कहलाता है. तो अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि स्टैटिस्टिक का नेचर क्या है, तो स्टैटिस्टिक इज एन आर्ट एज वेल एज science. Okay, science is based on fundamental principle as well as art is based on creativity and practice level. जो next topic हमें cover करना है of scope of statistic is subject matter of statistic. Basically ये learning concept है, थोड़ा boring concept इसे माना जाता है. इस पर क्या है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक में जो स्टैटिस्टिक का जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, उसका क्या क्या मैटर हमें पढ़ना है, ये इसके अंदर आता है. सब्जेक्ट मैटर है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है. फर्स्ट जो पार्ट है वो है हमारा डिस्क्रिप्टिव मेथड, सेकंड है इन्फ्रेंटियल मेथड. बेसिकली जैसे नाम बता रहा है डिस्क्रिप्टिव मेथड. डिस्क्रिप्टिव मेथड में क्या होगा? जो हमने अभी पिछले क्लासेस में पढ़ा है, कोपाई मीन्स कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा. इस पे जो भी मेथड्स यूज़ करेंगे हम, मीन्स इन शॉर्ट जो कैलकुलेटिव पार्ट है वो किसके अंदर आएगा? डिस्क्रिप्टिव मेथड के. नेक्स्ट जो इन्फेरेंटियल मेथड है, इसमें क्या होगा? जो भी हमने कैलकुलेशन करा है उसका एक रिजल्ट, एक कंक्लूजन देना इज कम अंडर सेकंड मेथड. इस पे क्या होगा? कंक्लूजन ड्रॉन ऑन द बेस्ड ऑफ सैम्पल. मीन्स एक पर्टिकुलर सैम्पल लेंगे हम, उसका पूरा स्टडी करेंगे और लास्ट में जो कंक्लूजन ड्रॉ होगा कि फॉलोइंग और द रिजल्ट, वो सेकंड मेथड के अंदर आता है. इसको देखिए आप, हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव और इन्फेरेंटियल मेथड को थोड़ा डिस्कस करेंगे आगे. गो थ्रू इट. ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा क्या था? सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक. इस पर थोड़ा डिटेल में देखते हैं. सबसे पहला जो मेथड है इस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक. इसके अंदर मैंने जैसे आपको बताया कोपाई को यूज़ करते हैं हम. इट रिफर्स टू दोज मेथड्स विच आर यूज्ड फॉर द कलेक्शन,
presentation as well as analysis of data. मीन्स ऐसे कोई भी methods जो कि यूज़ करेंगे for collection of data, presentation as well as analysis of data के लिए कोई भी method यूज़ करते हैं comes under descriptive statistics. This methods relate to such estimations as, क्या क्या चीज़ से relate करता है? सबसे पहला मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, जो कि मीन मीडियन मोड का कैलकुलेशन रहता है ना, वही. नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन एंड मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन. ये सब अभी आप लर्न बस करिए. जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे जाएंगे आपको ये सारे टर्म्स समझ में आएंगे कि ये कैलकुलेशन आखिर होता क्या है. अभी आप सिर्फ लर्निंग प्रोसेस में रहिए. तो दिस मैथड रिलेट टू एस्टिमेशन ऑफ क्या क्या निकालने का हेल्प करता है? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन एज वेल एज मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन. कौन सा? डिस्क्रिप्टिव मेथड के अंदर हम ये सारे फॉलोइंग कैलकुलेशन करते हैं. जो नेक्स्ट है आपका, जो नेक्स्ट स्टैटिस्टिक या नेक्स्ट स्टडी है इज ऑफ इन्फेरेंटियल स्टैटिस्टिक. इसके अंदर क्या करते हैं? हमने यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिया. अब जो बचा हुआ चीज़ है, इट रिफर्स टू ऑल सच मैथड बाय विच कंक्लूजन्स आर ड्रॉन रिलेटिंग टू यूनिवर्स और पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सैंपल. ये है इन्फेरेंटियल स्टैटिस्टिक का मीनिंग. इसमें क्या होगा? इसका मतलब होता है रिफर्स टू ऑल सच मैथड विच कंक्लूजन, जिससे हम सारे मैथड यूज करके जो फाइनल रिजल्ट, फाइनल कंक्लूजन देते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं रिलेटिंग टू द यूनिवर्स. यूनिवर्स मीन्स क्या होता है? जो भी हम स्टडी करते हैं, है ना, उसे हम यूनिवर्स कहते हैं. उससे पहले ये जान लीजिए ये वर्ड सैंपल का मतलब क्या होता है. अभी आप जस्ट लर्निंग प्रोसेस पे ध्यान दीजिए कि ये क्या होता है. वो जब हम एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें इसका डिटेल स्टडी ऑलरेडी करेंगे. ठीक है. जो सबसे पहला चीज़ है सैंपल. सैंपल मीन्स क्या होगा कि हमको जितना साइज का स्टडी करना है. फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं क्लास 12 100 स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होगा? क्लास 12 में 100 स्टूडेंट है. ये हमने एक सैम्पल साइज तैयार किया कि इतने लोगों का हमको स्टडी करना है ऑफ एवरेज मार्क्स. ये क्या कहलाएगा? सैंपल ऑफ 100 स्टूडेंट. मीन्स ये एक न्यूमेरिकल डाटा है, इसका हमने क्या लिया? एक सैंपल लिया. ठीक है. नाउ ये क्या कहलाएगा? इसको हम यूनिवर्स भी बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टडी है इज लिमिटेड टू 100 स्टूडेंट, कि हम सिर्फ 100 स्टूडेंट के बारे में स्टडी करेंगे. इसे हम पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं. देयरफॉर इन्फेरेंटियल स्टैटिस्टिक रिफर्स टू ऑल सच मैथड विच कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे हम विच इज रिलेटिंग टू यूनिवर्स और पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सैंपल. एक सैंपल साइज डिसाइड होगा, उसके बेसिस में हमको फाइनल कंक्लूजन देना है कि फाइनल कंक्लूजन क्या होगा. इसका जो एवरेज मार्क्स रहेगा हम इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे. जैसे यहाँ पर एवरेज मार्क्स पूछा गया, एवरेज मार्क्स इक्वल्स टू मीन होता है, हम मीन कैलकुलेट करेंगे. ये कैलकुलेशन पोर्शन किसका रहेगा? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का. अब बोला जाएगा कि ये जो एवरेज मार्क्स के बारे में आपको फाइनल रिजल्ट देना है कि क्लास 12 में फॉर एग्जांपल अगर एवरेज मार्क्स आता है 50 मार्क्स, तो हमको क्या देना है? कंक्लूजन देना है लास्ट में बेस्ड ऑन द सैंपल कि जो एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास 12 इज 50. एक कंक्लूजन स्टेटमेंट देना पड़ेगा. इज कम अंडर इन्फेरेंटियल स्टैटिस्टिक. गो थ्रू इट. ओके स्टूडेंट, आगे देखते हैं. जो स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक का जो थर्ड स्कोप है इज लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक. स्टैटिस्टिक का बहुत सारा एडवांटेजेस है. बिफोर गोइंग टू एडवांटेजेस हम इसका थोड़ा सा लिमिटेशन देख लेते हैं. जो इसके कुछ लिमिटेशन है वो इस टाइप के हैं. स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट ओनली, स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली, होमोजेनिटी ऑफ डेटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट, कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट, result are true only on an average, prone to misuse, without reference result may be proved to be wrong. ये है स्टैटिस्टिक के लिमिटेशन. वन बाय वन डील करते हैं. जो फर्स्ट लिमिटेशन इज स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट ओनली. जैसे कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ले
ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल प्रॉफिट इंक्रीज होता है हर साल बाय 10%। एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इंक्रीज होता है बाय 10%, ठीक है। हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया कि 10% हमेशा हर पर एनम आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर हमने क्या किया, जो न्यूमेरिकल फैक्ट है उसको देखा कि 10% के एवरेज में हर साल की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। इसके अलावा जो हमारी पर्सनल थिंकिंग है कि हो सकता है कि ये प्रॉफिट इंक्रीज़ करने के लिए वहाँ पर बहुत सारे लेबर इम्प्लीमेंट किए गए हों, बहुत सारे वर्कर ने बहुत सारी अपनी जो प्राइवेट चीज़ है उसे छोड़कर काम किया हो सकता है बहुत खुशी से काम किया, किसी ने दुखी से काम किया। ऐसे बहुत सारे अदर फैक्टर को यहाँ पर बिल्कुल इग्नोर किया जाता है इन कैलकुलेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट को देखते हैं कि जो न्यूमेरिकल टर्म्स रिलेट करता है, जो कंपेयर करता है आगे और पीछे से, आगे वाले फैक्ट और जो पिछला डेटा है उससे जो कंपैरिजन होता है, बस हम उसी को ध्यान देते हैं, हम अदर चीज़ों में ध्यान नहीं देते, ठीक है। जो नेक्स्ट है इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली। हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं स्टैटिस्टिक में क्या होता है, हम एग्रीगेट डेटा को ध्यान में रखते हुए स्टैटिस्टिक का कैलकुलेशन करते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ हम एग्रीगेट के बारे में ही सोच के उसी के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पर जो इंडिविजुअल है उसको फुल्ली इग्नोर किया जाता है। हम इंडिविजुअल 10 इंडिविजुअल्स को मिला के उसका एग्रीगेट निकालते हैं, पर्टिकुलर एक एक के बारे में हम स्टडी नहीं कर पाते इन स्टैटिस्टिक। तो ये उसका लिमिटेशन हो गया। नेक्स्ट है होमोजेनिटी ऑफ डेटा इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट। मीन्स ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर होमोजेनिटी हो, मीन्स एक टाइप ऑफ डेटा रहे। फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि मार्क्स ऑफ क्लास 12 क्लास 11, तो हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ क्लास 11 का और क्लास 12 का मार्क्स देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मीन्स अगर हमें सिर्फ मार्क्स देखना है तो हम जिसका कंपेयर करेंगे दो पर्टिकुलर ग्रुप का, तो वो मार्क्स को ही देखेंगे। अगर हम किसी पर्सन के वेट को देखते हैं, क्लास वेट ऑफ स्टूडेंट, तो हम केजी में मेजर करेंगे। हम किसी का मीन्स और कोई भी सैलरीज का अगर बात करें तो इन रुपीज़ हम इसको डिनोट करेंगे। मीन्स यहाँ पर जो भी डेटा रहेंगे वो एक रिलेशन में रहना चाहिए, एक फॉर्म में रहना चाहिए डेटा, तभी हम उसका कैलकुलेशन कर पाते हैं। मीन्स मार्क्स का कैलकुलेशन करेंगे तो हम सिर्फ मार्क्स के बारे में स्टडी करेंगे और अदर चीज़ों में ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट है कैन बी यूज्ड बाय द एक्सपर्ट। मीन्स इट इज़ ओनली यूज्ड बाय एक्सपर्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऐसे लिख दिया, इफ़ अ पर्सन डोंट नो, इसका मीनिंग क्या होता है, तो ये वैल्यूलेस है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, जब चैप्टर्स स्टडी करेंगे, तो हम मीन को लिखते हैं एक्स के ऊपर बार, एक्स बार, ठीक है। तो बाय स्टडिंग स्टैटिस्टिक वी कैन ओनली अंडरस्टैंड एक्स बार का मतलब क्या होता है। मीन्स ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एक एक्सपर्ट है वो ही न्यूमेरिकल डाटा को देख सकता है, वही जो अजम्पशन लिया गया है उसको समझ सकता है। जो कॉमन पीपल है वो इसे समझ नहीं सकते ऑफ स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट है रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। ओनली ऑन एवरेज मीन्स क्या होगा कि जो रिजल्ट, जो आउटपुट है वो एक हद तक ही सही रहेगा, उसका ज़रूरी नहीं है कि पूरा चीज़ को ध्यान में रखा गया। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, अगर हम पॉपुलेशन साइज लेते हैं 100, मीन्स 100 लोगों का अगर हमको स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम इनकी सैलरी स्टडी करें कि 100 लोग जो वर्किंग पीपल है ऑफ 100 ग्रुप ले लेते हैं, इस पर जो इनकी सैलरी है उसके बारे में हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 100 लोगों का एक एक इंडिविजुअल ना करते हुए हम 10 लोगों को ले लेंगे, ठीक है। इस ग्रुप से हमने क्या किया, 10 लोगों को सेपरेट कर लिया। अब ये 10 लोगों की हमने सैलरी निकाली और उसका एक एवरेज निकाल दिया, ठीक है। हमने 10 लोग में से क्या किया, जिनकी सैलरी बहुत हाई है, फिर कुछ 2-4 मिडिल से, फिर 2-4 लोअर से निकाल के हमने 10 लोगों का एवरेज निकाल लिया सैलरी का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनकी सैलरी फॉर एग्जांपल 50,000 आया पर एनम, ठीक है, पर एनम आया 50,000।
तो ये क्या होगा कि हमने क्या कर लिया कि 10 लोगों का निकाला और हम अज्यूम कर लेंगे कि 100 लोगों का भी सेम आएगा। ये स्टैटिस्टिक है। हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि 10 लोगों का अगर एवरेज आया तो वो 100 लोगों का भी आएगा करके हमने कंक्लूजन निकाल लिया कि 100 पीपल की भी सैलरी सेम होगी ऑफ 50,000 पर एनम। यहाँ पर हमने एवरेज बेसिस निकाला, पर ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट आर ड्रॉन ओनली ऑन एवरेज। हो सकता है कि कोई पर्सन 50,000 से ज़्यादा अर्न करता होगा पर एनम, कोई की एनुअल इनकम उतनी हो ही नहीं सकती कि वो 50,000 हो, मतलब इस पे मिक्स्ड इनकम है। ये कैलकुलेशन इसलिए कई हद तक रॉन्ग भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉन टू बी मिसयूज। मिसयूज का मतलब क्या होता है? स्टैटिस्टिक को जो न्यूमेरिकल डेटा है उसे छेड़छाड़ किया जा सकता है, उसमें कुछ मिसयूज कर सकते हैं हम, वो इजीली मिसयूज किया जा सकता है ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, वो इसका बहुत बड़ा लिमिटेशन है। नेक्स्ट है विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में बी प्रूव टू बी रॉन्ग। यहाँ पर फिर से हम यही एग्जाम्पल ले सकते हैं कि चलो ऐसे देख लेते हैं, मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई, ये दो कंपनी है मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई की। ठीक है, यहाँ पर 1, 2, 3 ईयर्स का हम नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे ऑफ उनका प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल एक्स का है 3,000 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में हुआ 2,000, थर्ड ईयर में हुआ 1,000। ठीक है, वाई का देखते हैं। वाई का हो सकता है जो इनकम फर्स्ट ईयर में 1,000 हुआ होगा, नेक्स्ट ईयर में 2,000 और थर्ड ईयर में 3,000। अब आप बताइए कि आप कौन सी कंपनी को ज़्यादा बेटर कहेंगे, एक्स कंपनी को कि वाई की कंपनी को? ऑफ कोर्स वाई की कंपनी को, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है पर ईयर और यहाँ पर डिमिनिश हो रहा है, राइट। बट स्टैटिस्टिकली अगर हम इसको देखें तो स्टैटिस्टिक में हम क्या करेंगे, इसका एक मीन निकालेंगे, टोटल करेंगे 3 + 2 5 + 1 6,000 और इधर भी आया 6,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर 2,000। तो हम ये अज्यूम कर लेंगे, ये कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि स्टैटिस्टिकली जो कंपनी एक्स है वो 2,000 पर ईयर का प्रॉफिट होता है, वेयरएज़ वाई को भी 2,000 पर ईयर का प्रॉफिट होता है। हम जब ये न्यूमेरिकल फैक्ट्स देखते हैं तो हमें लगेगा दोनों कंपनी बराबर है। मीन्स अगर ये रेफरेंस डेटा नहीं दिया गया, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में भी प्रूफ रॉन्ग, मीन्स जो ये रिजल्ट आया है इसको हम रॉन्ग प्रूफ कर देते हैं अगर हम अबाउ स्टेटमेंट अबाउ रेफरेंसेस नहीं देखते। इसलिए स्टैटिस्टिक हमें तो क्या मिलेगा, लास्ट का डेटा मिलेगा ना कि एक्स और वाई का जो प्रॉफिट है वो इज 2,000 पर एनम, राइट। तो इससे क्या होगा, ये रॉन्ग प्रूफ हो जाता है रिजल्ट विदाउट अगर हम उसका रेफरेंस देते हैं। ओके स्टूडेंट, ये है इसके लिमिटेशन। हम इसको कंटिन्यू करेंगे, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक। के स्टूडेंट, हमने अभी स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमिक्स कवर किया। जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ दिस चैप्टर इज फंक्शंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। देखते हैं क्या क्या फंक्शंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक है। जो पहला फंक्शन है इज क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, intersectoral and intertemporal comparison, working out causes and effect relationship, construction of economic theories or economic models, economic forecasting, formulation of policy, economic equilibrium। ये क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक फॉर इकोनॉमी ऑफ इंडिया एज वेल एज उसके फंक्शंस। वन बाय वन देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली क्या होते हैं कि इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। ठीक है, ये बहुत जो देखा जाता है इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गया, इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ क्वांटिटेटिव, मीन्स हम एक न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को, पॉवर्टी को
स्टैटिस्टिक के हेल्प के थ्रू, ठीक है। मीन्स क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे होता है कि हम बताते हैं कि पर्टिकुलर ईयर में इतने नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड थे, इतने नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं, इतने अबव पॉवर्टी लाइन के अबव आते हैं। तो ये सब क्या होता है कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसे हम किस पे न्यूमेरिकली या क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन के थ्रू जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटर सेक्टरल एंड इंटर टेम्परल कंपैरिजन। इंटर सेक्टरल मतलब क्या होता है, सेक्टर वाइज एज वेल एज टेम्परल मीन्स टाइम, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि हम कंपैरिजन करते हैं ऑफ सेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर हम बोल दें अर्बन एंड रूरल एरियाज, ये दो सेक्टर हो गए कि अर्बन एंड रूरल। इसमें क्या होगा, जो जैसे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हम कंपैरिजन करेंगे कि अर्बन सेक्टर में कितने अनएम्प्लॉयड है, वेयर इज रूरल सेक्टर में कितने अनएम्प्लॉयमेंट है। एंड इंटर टेम्परल मीन्स हो जाएगा, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 2016-17 में इतने नंबर थे, 2017-18 में ये नंबर इतना था। मीन्स हम क्या करते हैं, जो सेक्टरल है ऑफ अर्बन एंड रूरल, इसको हम कंपेयर करते हैं विद पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो ये क्या हो जाता है, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि पर्टिकुलर अर्बन एरिया में 2016-17 में कितने अनएम्प्लॉयड थे, 2016-17 में रूरल एरिया में कितने अनएम्प्लॉयड थे। मीन्स हम एक कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। स्टैटिस्टिक हमको क्या करता है, एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेस डाटा देता है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कॉज तक जा सकते हैं कि फॉलोइंग, जैसे हमने अनएम्प्लॉयमेंट का ही एग्जांपल लिया है कि अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या कॉजेस हैं, हम कॉज तक जाते हैं, फिर एक रेमेडी निकालते हैं कि ये जो कॉजेस है इसको हम कैसे दूर करें, कैसे मेजर्स से दूर करें, और एक इफेक्ट निकाले कि इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया अनएम्प्लॉयमेंट का कि अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या मेन कॉजेस हैं, हम वो देखेंगे, फिर उसको दूर करने के एक रेमेडियल मेजर्स देंगे, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकली के थ्रू हम क्या करते हैं, कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी और इकोनॉमिक मॉडल। जैसे कि जो मोस्ट फेमस थ्योरी है लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। डिमांड में हमने जाना है कि प्राइस और प्राइस एज वेल एज जो डिमांड है इनके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है। इन्वर्स रिलेशनशिप मतलब क्या होगा, जैसे कि प्राइस हाई होगा, डिमांड कम होगा, ठीक है। जैसे जैसे एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ते जाता है, डिमांड हम उसका कम करते हैं। मीन्स हमने क्या किया, इसका एक स्टडी किया होगा कि फॉलोइंग एक कमोडिटी है, कमोडिटी एक्स, अगर उसकी प्राइस धीरे धीरे बढ़ रही है तो उसका डिमांड ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होगा, ठीक है। तो ये क्या किया, हमने एक प्राइस ऑफ अ कमोडिटी देखा, उस पर का डिमांड में स्टडी किया, उससे हमें क्या मिला, लॉ ऑफ डिमांड मिला कि हमने जाना कि प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है। दैट मीन्स कि हमने एक स्टैटिस्टिक, एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेस डाटा के बारे में स्टडी किया, देन उसके थ्रू हम किस पे आए, लॉ ऑफ डिमांड के। तो यही हेल्प करता है स्टैटिस्टिक फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एज वेल एज इकोनॉमिक मॉडल। बेस रहता है स्टैटिस्टिकल डाटा ये सारे थ्योरीज एंड मॉडल्स के लिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, पूर्वानुमान। मीन्स हम पहले से सोचते हैं कि क्या हो सकता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया कि फॉर एग्जांपल ले लो 10-20, प्राइस 10 था वो बढ़ के 20 हो गया। 10 में हो सकता है लोग 50 kg खरीदते थे, जैसे प्राइस बढ़ा यहाँ पर हो सकता है 30। मीन्स जैसे प्राइस बढ़ा यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया ना। दैट मीन्स हमने यहाँ पर अगर हमने एज अ प्रोड्यूसर सोचा कि अगर हम इसका प्राइस 30 कर देते हैं, मीन्स हम फोरकास्ट कर सकते हैं ना इसलिए कि यहाँ पर जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो और भी कम होगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पर एक इकोनॉमिक फोरकास्टिंग हो सकता है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक कि आगे आने वाले सिचुएशन में क्या क्या कंडीशन हो सकता है। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी।
फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टैक्सेशन पॉलिसी की बात करें, टैक्सेशन पॉलिसी कम हो रहा है या बढ़ रहा है, ये डिपेंड करता है टू द नेचर ऑफ टैक्स पेयर। टैक्स पेयर कैसे टैक्स पे कर सकते हैं, कौन से ग्रुप में आते हैं वो, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने टैक्स रेट डिसाइड किया है। ठीक है, तो कोई भी टैक्सेशन पॉलिसी कैसे देखा जाएगा कि जो नेचर ऑफ टैक्स पेयर है वो पे कर पा रहे हैं कि नहीं, दे आर कंफर्टेबल टू पे टैक्स और नॉट, ये सारी चीज़ों के बारे में स्टैटिस्टिकली हम देखते हैं कि एक्चुअल में जो अमाउंट कैलकुलेटेड है उतना आ पा रहा है कि नहीं। अगर आता है तो हम उस पर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं टैक्स रेट। दैट मीन्स स्टैटिस्टिकली मीन्स न्यूमेरिकली हम देखते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी कंडीशन, कोई भी पॉलिसी हम कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, उसके टैक्स रेट क्या रहेंगे, उस पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहेगा, इज़ ओनली बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इस पर क्या होगा, इकोनॉमी में एक ऐसा कंडीशन जहाँ पर जो टू पर्सन्स है, जो अपोजिट साइड है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर की बात करें, प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर कर रहा है, गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, कंज्यूमर क्या कर रहा है, वो गुड्स कंज्यूम कर रहा है। यहाँ पर क्या होगा, जो प्रोड्यूसर है उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किस पे होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की ओर। अगर एक प्रोड्यूसर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इफ़ यू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, वो सेटिस्फाइड होगा। फिर इस कंज्यूमर कब सेटिस्फाइड होगा, जो भी वो गुड्स खरीदता है, अगर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है तो कंज्यूमर विल बी ऑल्सो सेटिस्फाइड। मीन्स यहाँ पर एक इकोनॉमिक वे में हम देखते हैं कि जो दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम है कि नहीं। ओके, तो दिस आर द फंक्शंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक, और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। गो थ्रू दिस एंड रिवाइज ऑल टॉपिक ऑफ इट। थैंक यू।